हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम अपनी कंप्लीट चाणक्य टीम के साथ आएंगे, जिसमें हमारे चाणक्य टीम के जो अलग-अलग टीचर्स हैं वो आपको आकर के गाइड करेंगे कि कैसे आप आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर एग्जाम के अंदर, अगर आप इसका आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपके पास जो 4 से 5 महीने बचे हैं, इसमें आप कितना अच्छा एफर्ट लगा सकते हैं, क्या आपके लिए सही मार्गदर्शन होगा, किस तरीके से अपने कंटेंट को आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएँगे, एक सही गाइडेंस देंगे, ताकि जो आरपीएससी की तरफ से इतनी शानदार वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, इतने लंबे अरसे के बाद, उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज हमारे 10 बिल पॉइंट प्लेटफ़ॉर्म पर जो हमारी चाणक्य टीम है, उसके कुछ टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है? मैं उनसे आपको पहले रूबरू कराऊँगा। वैसे तो आप इनकी क्लासेस डेली देखते हैं। हमारे साथ जो और टीचर्स हैं चाणक्य टीम के अंदर, आप जानते हैं, चाणक्य बैच के अंदर लगभग 10 से 12 टीचर्स की हमारी टीम है। तो एक साथ सभी नहीं आए, वो दूसरे पार्ट के अंदर कुछ और आएँगे। आज हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं आपसे परिचित करवाना, वैसे तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबा आप पढ़ चुके हैं। राजस्थान से हमारे बिमल पावत सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। स्वागत है सर आपका 10 सिविल पॉइंट पर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर सेशन से जोड़ने के लिए। बाकी सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का भी स्वागत है। बिल्कुल सर, और इसके बाद अगले हमारे साथ हैं पीयूष पराशर सर, आपके साथ सिविल इंजीनियरिंग डील करते हैं, गज़ब पढ़ाते हैं। ठीक है, स्वागत सर आपका। थैंक यू राहुल सर। इसके बाद हमारे थैंक यू। साथ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उत्तम सर, ठीक है, उत्तम सर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। स्वागत सर आपका द सिविल पॉइंट पर। थैंक यू सो मच और सभी स्टूडेंट्स को वेलकम एवरीवन। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ इसमें सिलेबस में आपने देखा कुछ स्पेसिफिक आईटीआई के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक आईटीआई के ही जो फैकल्टी वो आपको पढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आईटीआई के स्पेशलिस्ट अभिषेक सर। स्वागत है अभिषेक सर आपका द सिविल पॉइंट पर। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आज का सेशन का हमारा जो मोटिव है, जो हमारे एस्पिरेंट्स आप देख रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन के अंदर। निश्चित तौर पर अगर आज आप इस सेशन को पूरा देखते हैं, तो बहुत कुछ सीख के जाएँगे, और अगर आप इसको कंप्लीट सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, तो 100% जिसकी आप तलाश कर रहे हैं एक सही गाइडेंस की, आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के अंदर सफलता के लिए, वो आप आज यहाँ से प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे पास लगभग आपके सिलेबस के जो अलग-अलग फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विमल सर हैं, सिविल इंजीनियरिंग के पीयूष सर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपके पास उत्तम सर हैं, और बाकी आईटी वाले जो टॉपिक्स उनके लिए हमारे पास अभिषेक सर हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा, उसमें जो और रेस्ट टॉपिक बचे हैं, उसके भी एक्सपर्ट्स आएँगे। तो यहाँ से आप आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। बशर्ते है कि आज जो हमारे ये जो टीचर्स हैं, ये जो हमारे चाणक्य हैं, ये जो आपको गाइड करेंगे, उसको आपको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा विमल कुमावत सर से। सर, आपने आरपीएससी एग्ज़ाम को बहुत करीब से देख रखा है। आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं। तो आपका जो जी सर। एक्सपीरियंस रहा है, वो बच्चों के यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है। क्या गाइड करना चाहेंगे सर, जिस प्रकार की एग्जाम है ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, क्या रणनीति होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की, कि वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? एक जनरल वे के अंदर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आरपीएससी ग्रुप स्पेशल है और इस सेशन में सबसे मेन बात है कि आपको आरपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी का जो पेपर लेवल रहता है वो मॉडरेट लेवल रहता है। यहाँ पर जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर एग्जाम है, इनके लिए पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का रहता है। ये जो पेपर है, जिसको आप अदर एग्जाम से कंपेयर करो तो जेई, तो आपका रेलवे जेई है उसके इक्विवेलेंट है, रेलवे मेट्रो जेई है उसके इक्विवेलेंट पेपर रहता है। क्वेश्चंस आपके पास यहाँ डिप्लोमा लेवल, आईटीआई प्लस डिप्लोमा लेवल दोनों के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशल की बात करूं, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको थ्योरेटिकल सेशन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहता है वो क्वेश्चन सेक्शन रहता है। मतलब अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की संख्या अगर आपकी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है, सिलेबस पे कंप्लीटली मेंशन नहीं है। मतलब आपके केवल टॉपिक का नाम दे रखा है, उसके सब टॉपिक्स मेंशन नहीं है। अगर आप बुक से प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप व्यक्तिगत तैयारी करते हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको कि आप टॉपिक डिसाइड नहीं कर पाओगे कि टॉपिक में कितना पढ़ना है। आप इस सेशन के साथ में अगर जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि टॉपिक में किस डीप तक पढ़ना है, इसके कौन-कौन से सब पॉइंट पढ़ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब पॉइंट पढ़ना। अगर आप प्रॉपर सब पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़े, आपने बुक से प्रैक्टिस की, बहुत सारे फैक्ट्स
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर फैक्ट, बहुत सारी जो बुक्स है, लोकल बुक्स आती है, उनमें फैक्ट सही नहीं आते। आपने बुक्स भी पढ़ी है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की है, लेकिन अगर आपने फैक्ट्स गलत पढ़े हैं तो एग्जाम में प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो ये जो चाणक्य बेच है, इसमें आपको वो चीजें आपको मिल रही है जिसके द्वारा आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट की फैकल्टीज है, वो भी एक्सपर्ट टीम आपके साथ में लगी हुई है और प्रॉपर आपको उसकी तैयारी करवा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरेटिकल सेक्शन तो पढ़ लेते हैं, सेशन तो पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल चीजें सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है और दो ऑप्शन अगर सिमिलर नजर आ रहे हैं तो कैसे चूज करना है, वो सारी चीजें कहीं तो सेल्फ स्टडी से पढ़े या फिर किसी अदर मेथड से पढ़े तो वो नहीं सीख पाते हैं। इस बेस के साथ में आपको वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वीकली जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट की एनालिसिस होगी, टेस्ट के एनालिसिस से आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। और यहाँ एक दूसरी बात और है कि ITI ग्रुप स्ट्रक्चर जो एग्जाम है, इसमें लगभग जो सिलेबस है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, RSC का हो, अदर हो, वो सारा ITI लेवल का है। सिलेबस ITI लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके हैं वो एक लेवल आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चंस भी रहते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो सर मैं बच्चों को इतना कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल जैसे आपकी जो क्लासेस चलती है वो तो आपको लगातार ले रहे हैं और सभी टीचर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम में उतना ही ज्यादा स्कोर कर पाओगे। कंपटीशन एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं लगभग 16-17 साल से इसी फील्ड में हूँ और टेक्निकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और जिसमें ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग सभी प्रकार के स्टूडेंट्स पढ़ते गए। तो इस सेशन में मैंने जो मेन चीज यहाँ की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। टोटली आपको जो नोट प्रिपेयर करने हैं वो इस प्रकार से प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट, कि आप उनको रिवाइज कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतने सारे नोट्स बना लेते हैं कि एग्जाम के 2 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले उनको रिवाइज ही नहीं कर पाते, और रिवाइज नहीं कर पाते मीन्स वापस से वहां पर एग्जाम में बैठने के बाद कंफ्यूजन रहता है कि 2 नंबर ऑप्शन सही होगा या 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम क्या बनाना है कि आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने का मतलब है एग्जाम के टाइम आप उनको पढ़ सके, रिवाइज कर सके। ऐसे नोट आपको साथ-साथ बनाने हैं और शॉर्ट नोट में ऐसी चीजों को शामिल करना है जिनको आपके भूलने की संभावना रहती है। मतलब जो चीजें आपको आती है, जो बहुत अच्छे से आपके तैयार होगी, उन्हें शॉर्ट नोट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। शॉर्ट नोट में केवल उन्हीं चीजों को शामिल करना है जैसे फैक्ट है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आपको शामिल करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर आपने कहा। प्रैक्टिस और रिवीजन यही सफलता की कुंजी है। ठीक है, बच्चे अगर ध्यान रखेंगे निश्चित तौर पर आपके सेक्शन पे तो अच्छा कर ही रहे हैं, है ना? अगले सेक्शन पे चलता हूँ। पीयूष पराशर सर, सिविल इंजीनियरिंग का लगभग अगर देखा जाए तो टोटल ओवरऑल टॉपिक की बात करें, अगर आरपीएससी इक्वल वेटेज रखता है सारे टॉपिक से, तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके सेक्शन से बनते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखी गई, हम काफ़ी समय से इस बैच में कर रहे हैं काम, तो देखिए कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स है वो या तो इलेक्ट्रिकल के हैं या मैकेनिकल के हैं। अब उनके लिए सिविल एक टफ टास्क हो रहा है कि मतलब उनको सिविल थोड़ा-सा, अब दूसरे ब्रांच के हैं, उन्होंने सिविल कभी जनरली पढ़ी ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल के हैं जो बाकी ब्रांच के एस्पिरेंट हैं। उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं कि सिविल में अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं? 30 मार्क्स का पेपर अगर बनेगा वहाँ से, तो बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुड इवनिंग राहुल सर, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आवाज क्लियर है हमारी, वॉइस आ रही है आप सभी को? बिल्कुल प्रॉपर सर। तो एक क्लियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सिविल का जो पोर्शन होता है ना, सिविल का पढ़ाई ऐसा है जो समझने वाली चीज है। ऐसे तो सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको समझना ही पड़ता है, बट सिविल ना आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो, अपने अगल-बगल होते हुए देख सकते हो। ओके, ये खास बात है सिविल इंजीनियरिंग की। सो अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको चीजों को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करवा दे, मैं आपको कह रहा हूँ आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आप चीजों को भूलोगे ही नहीं। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पढ़ाई का, जैसे सर ने बोला कि याद तो रखना है फैक्ट, लेकिन समझते हुए, अगर आप चीजों को समझते हुए याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं चीजों को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे कि आप
याद रख सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, है ना। कॉन्सेप्ट भी सीखना है क्वेश्चन लगाते हुए, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली, बहुत एफर्टलेसली आंसर तभी कर पाओगे जब आप चीजों को अच्छे से समझें। और ये समझना होता है, याद करना नहीं होता। अभी फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैं अगर आपको बताऊं, आपने सिलेबस देखा होगा, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक, सीमेंट क्या है, चूना क्या होता है, पत्थर क्या है, कितने अलग अलग तरीके के, स्टोन वाला टॉपिक है, ईटा ईटा कैसे बनाया जाता है, इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। तो आप लोगों ने ईटा नहीं देखा, बताइए। ईटा तो देखा है, बस अब हमको क्या पढ़ना है उसके अंदर। अगर आप देखोगे ध्यान से, बस थोड़ा टेक्निकल टर्म, इंजीनियरिंग ओरिएंटेड चीजों को, ईटा के बारे में जानना, उसका क्या साइज होता है। तो हमें, अगर हम लाइट मोड में अगर पढ़े, कहने का मतलब दिमाग जोर नहीं लेना कि अरे भारी भरकम चीज है, बहुत खतरनाक चीज आ गया, ऐसा नहीं करना। सोचना है कि नहीं, ये मेरे बस में है, और कोई भी ब्रांच से आप समझाने वाला अच्छा है तो आप इजीली समझ जाओगे। और ये चीज मैं आपको करके दिखाया हूँ, आप मेरे डेमो क्लासेस को देख सकते हो, आपको बहुत ही आनंद आएगा। अभी सीमेंट हमने पढ़ाया था बिल्डिंग मटेरियल में, आप एक बार चेक करिएगा। तो ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। आप कोई भी ब्रांच क्या बना दोगे। अभी सीमेंट का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला पूछूंगा तो आप वो तक बता दोगे। लेट इट बी यू फ्रॉम एनी ब्रांच। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नोट्स बनाना, देखिए सुनिए, नोट्स तो प्रोवाइड किया जाता है ऑब्वियसली, प्लेटफॉर्म आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, तो नोट्स तो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं हैंड रिटन नोट्स। बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप कुछ चीजों को पढ़ रहे हो, कोई शिक्षक कोई कुछ बता रहा है, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनको अपने समझ के अनुसार कि आप क्या समझे हो अपने लैंग्वेज में, नोट्स में जो है वो तो मिलेगा ही, उसको उतारना नहीं है, उसको मत छापिए, अपने समझ को एक रफली लिखते हुए चलिए अपने लैंग्वेज। अगर कुछ अलग से विशेष कुछ लग रहा है कि नहीं, इस बात को मेरे को नोट करनी है, तो ये चीज बहुत काम का चीज है। क्योंकि कोई छोटा मोटा जो कनेक्टिविटी होता है ना, ये जो छोटी मोटी बात आप लिखोगे, यही आपको इसी से क्वेश्चन आ जाता है। और क्लास में देखिए, क्लास में ऐसा नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो ऐसा है जिसमें कम से कम आप देखोगे कि कंटेंट जो रिटन है वो ऐसे देखोगे तो बहुत सारा डिस्कशन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में अटेंटिव रह के सुनोगे तो जितने भी क्वेश्चन जो भी आने हैं उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन तो आपके वो डिस्कशन से सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जो सिविल इंजीनियरिंग है वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डे बाय डे चीज़ों को आस-पास अपने देखते हैं। क्योंकि मैं भी सिविल ब्रांच से हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, है ना? लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जनरली अंदर की चीज़ें हम अपने डे बाय डे यूज़ में नहीं देखते हैं। उत्तम सर, क्या रोल रहेगा आपका? आपका भी सिलेबस लगभग 20% का है, 30 क्वेश्चन आपके आने हैं। किस तरीके से आप बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि आपके सेक्शन पे भी वो मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ? एज ए मैकेनिकल अगर मैं फैकल्टी का बात करता हूँ, तो जैसा आपने कहा कि जनरली इन लाइफ में सिविल वाली चीज तो दिखाई देता है, मैकेनिकल वाली चीज जो है वो थोड़ा इंटरनल पार्ट होता है, बिल्कुल। यानी उसको तो काट के दिखाया नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई क्लासेस में मैं ट्राई करता हूँ कि चीजें जो है विद फिगर एनिमेशन के साथ दिखाया जाए ताकि चीजें समझ आए कि क्या होता है। और जैसे सर ने कहा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये होता है कि जो भी फैकल्टी बता रहा है जो कोई एक्सपीरियंस है, मैं अगर इसमें बात करता तो 8 साल से कर रहा हूँ, सर अभी बताया कि मैं अभी 16 साल से कर रहा हूँ, तो चूंकि हम जब बताते हैं ना तो आप लोग को ये चीज लग सकता है, लेकिन जब एक टाइम पढ़ने के बाद, जब आप टीचर कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ा, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब आप उसको रिवीजन करते हैं ना, तो आपको चीजें कॉम्प्लेक्स लगने लगता है कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन अभी सर इजी बताया था, अभी नहीं मेरे से बन रहा है। तो जैसे सर ने कहा कि अपने लैंग्वेज में नोट्स आप बनाओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेरा अगर बात करा जाए तो ऑटोमोबाइल में आप देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सो कॉम्प्लेक्स को जब मैं बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, फिर जो बाद में जुड़े होंगे, जो हमेशा कहते हैं कि सर अभी क्लासेस में थोड़ा समझ नहीं आता, तो आप बेसिक वाला लेक्चर में ध्यान दो। एक बार आप पढ़ने के बाद उसको अच्छे से चीजों को देखो, जहां पे भी आपको लगता है नोट्स में कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसमें आप वीडियो को देखो। अगर कनेक्टिविटी में भी दिक्कत आती है फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे से आप लोग कनेक्ट हमेशा करो। मैं नंबर सबको दिया जाता हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत होता है, कॉल हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, आप मेरे से क्वेश्चन सेंड करके कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बिकॉज अगर आप अदर ब्रांच से बिलोंग करते हो, मे भी कोई कनेक्टिविटी आ जाता, दिक्कत आ सकता, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है, आप जो भी डाउट आता आप पूछ लेते हो, लेकिन लेटर अगर कोई ज्वाइन करते हो फिर भी नहीं समझ आता है, तो आप हमेशा कनेक्टिविटी के साथ
जुड़ सकते हो, चीजें पूछ सकते हो, और बस यही चीज तो करना, सर तो बताएं, है ना। अब अच्छे से पढ़ाई करना है, चीजों को देखना है, नोट्स आपका बनाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने ढंग से, अपने तरीके से नोट्स बनाए, जो आपके तरीके से समझ आए, है ना। उसका उसको रिवाइज हमेशा करो, और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेशन करना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। उसी से आपका एंड ऑफ द डे, आपको भाई इतना प्रैक्टिस करो, इतना पढ़ाई करो, क्यों कर रहे हो, आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं लगाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाते रहना है रिवीजन के साथ साथ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वही तो ये सफलता की कुंजी है। लास्ट में आना चाहूँगा सर अभिषेक सर के अंदर, सर आपका जो टॉपिक है ना केवल बच्चों के सिलेक्शन बल्कि उनको जीवन पर्यंत काम आने वाला है। आपका टॉपिक है सेफ्टी का, ठीक है? अगर वो यहाँ पास एक बार सेफ्टी सीखते हैं तो उसको जब तक वो काम करेंगे तब तक तो उनको काम आएगा, जब तक वो मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी में वो काम आने वाला है और वहाँ से क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। तो आप इसको किस तरीके से पढ़ाते हैं और बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे कि किस तरीके से टॉपिक्स को लें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ? बिल्कुल सर, तो सेफ्टी का टॉपिक और साथ तो कॉमन है जी, का टॉपिक जी, हाइट लेकर वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो सेलेक्ट होने के बाद भी बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उन सारे टूल्स के बारे में। चाहे वो आपका साइकिल टूल हो गया, चाहे वो आपका मार्किंग टूल हो गया, चाहे वो आपका क्या किसी वस्तु को मापना है, किसी जॉब को मापना है, अलग अलग टाइप के हैमर आपको देखने को मिलेंगे और जा करके उनको आपको बच्चों को बताना भी पड़ेगा। उसके उस बेस पर उस तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी चीजें कि अगर आप सेलेक्ट हो भी वहां पर बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। और इसी कड़ी में मैं तरीके के साथ है ना, मतलब जो भी चीज सेफ्टी का टॉपिक हो एकदम बेसिक से लेकर के, इसके अलावा जो टूल का टॉपिक बिल्कुल इमेज आपके चेहरे आपके दिमाग में बनती है आपके सामने, क्योंकि सारे टूल कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे और सारे टूल पेज पर है। उन सारे टूल का मटेरियल, उन सारे टूल की कार्यविधि, सारे टूल के और भी जो स्पेसिफिकेशन तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। उनको आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर नोट्स बनानी है। नोट्स हमारी हैंड रिटन भी है। इसके अलावा जो छोटे छोटे डाटा है जैसे मटेरियल किस धातु की बनी हो, इसके अलावा कोई मेजरिंग टूल है उसका लिस्ट काउंट कितना है, ये सारी चीजें आप लोग 2 से 3 पेज में एक छोटे से नोट तैयार करके रखें। क्योंकि अगर ये इंस्ट्रक्टर का पेपर है, टूल जान, क्योंकि मैकेनिकल ही नहीं अगर इलेक्ट्रिकल में भी जाएंगे, सिविल में भी जाएंगे, बेसिक टूल का काम हर जगह पे। तो उस बेस पर आपको ये टूल का चैप्टर बेहतरीन तरीके से करना है और जैसे कि क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है बहुत ही बेहतर तरीके से उसको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा उसी क्लास के साथ हमारी अटैच होगी, जैसे हमने जो क्लास पढ़ी, जैसे हमने स्ट्राइकिंग पढ़ लिया, अलग अलग टाइप के पढ़ लिया, अब उसके जो क्वेश्चन है उसी वीडियो को खत्म करते ही आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो आप पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका ऑब्जेक्टिव में क्या एप्लीकेशन प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कई बार हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का पास नहीं आता है ना कि कैसे हमको कैसे घुमा घुमा के तो ये सब चीज प्रैक्टिस में लाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अभिषेक सर, मतलब निश्चित तौर पर ये बहुत हेल्पफुल होगा एस्पिरेंट्स के लिए। आखिरी में मैं एक बार फिर चलना चाहूँगा बिमल सर के पास। सर आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं और आपका एक्सपीरियंस राजस्थान के एस्पिरेंट के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आपने आरपीएससी को बहुत करीब से देख रखा है। तो मैं एक जनरल वे में समझना चाहता हूँ, जिस प्रकार की एग्ज़ाम है, एक ब्रांच के एस्पिरेंट को चा सभी ब्रांचेज़ की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं जनरली मैं देखता हूँ कि वो हैं सिविल से, ठीक है? अब वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल के 30 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें। अब जनरली चूँकि हम इसमें लगभग 4 से 5 ब्रांच बैचेज़ कवर कर चुके हैं, ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो जनरली कट ऑफ होता है, वो लगभग 50-55% के अप्रॉक्स रहता है। अगर अपन यहाँ थोड़ा और मान लें तो 60 के अप्रॉक्स रहेगा, है ना? जो बच्चे होते हैं वो लगभग चाहते हैं कि हम सारी ब्रांच के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाएँ। वो छोटे जिसमें से ऐसा कोई टफ टॉपिक है जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? उनके लिए बहुत परेशान रहते हैं। क्या गाइड करना चाहेंगे सर? कैसी उनकी रणनीति होनी चाहिए ताकि उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ? देखो इसके लिए सबसे जो मेन बात है आपको वेटेज के अनुसार स्टडी करनी चाहिए। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से पुराने एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उन पे आप कम समय दें। और जिन टॉपिक से जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है एसी-डीसी का पोर्शन है, सिंबल्स का पोर्शन है, सोलर का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक जैसे ट्रांसफॉर्मर का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जिन जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और जिन टॉपिक से कम क्वेश्चन आए या जिनका वेटेज आपको
कम हो वेटेज, उनको आप कम समय दें, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रिपरेशन करें। क्योंकि सभी एग्जाम्स का एक फिक्स फंडा है, सभी एग्जाम का फंडा है कि ये जो टॉपिक्स है यहाँ का वेटेज वो ज्यादा रखते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनका वेटेज कम रहते हैं, तो वेटेज के अकॉर्डिंग वो स्टडी करें। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, कुछ कॉल पे भी आ रहे हैं, सर हमने अभी कोर्स ज्वाइन किया है, हमने 10 दिन पहले कोर्स ज्वाइन किया है, अब हम तैयारी कैसे करें, पीछे से पढ़े या जो लाइव क्लासेस चल रही है वहां से पढ़े। तो मैं उनको एक पॉइंट बता दूं कि आपने आज अगर कोर्स ज्वाइन किया है तो आज जहां लाइव क्लास चल रही है वहां से आप स्टार्ट करें। जो टॉपिक आज आपका लाइव में चल रहा है वहां से आप स्टार्ट करें, वो पूरा होने के बाद आप स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे आए, क्योंकि लगभग टॉपिक्स है वो लिंक्ड नहीं है। मतलब एक टॉपिक होने के बाद जैसे दूसरा शुरू होता है, अब वहां से लाइव स्टार्ट कर दीजिए और टॉपिक्स के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर उत्तम सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। जी, जी। बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी क्वेरी करते हैं सर, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है? काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स है। कई बार उनके क्वेरीज़ आती हैं। किस तरीके से उनको टैकल करके चलना चाहिए? क्योंकि थोड़ा-सा मैकेनिकल एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांच को हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि पहली बार चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना? जनरल इंजीनियरिंग में सीधी सी बात दूसरे ब्रांच के एस्पिरेंट को लग सकता है थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें। कैसे उनको टैकल करके चलना चाहिए इस चीज़ों को? देखिए, रीज़न जो मैकेनिकल वाले जितने भी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, मैकेनिकल पोर्शन में आपको डिफिकल्टी फेस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल पार्ट, ये पढ़ा जाता है थर्मोडायनामिक्स के बाद। और थर्मोडायनामिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक थर्मोडायनामिक्स के बाद ही अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में ये सारा चीज़ आता है। यानी कि अगर आप थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से पढ़ोगे, तभी जाके इसका अप्लाई करोगे। उस सारे जितने भी लॉ होता है, पीवीटीएस डायग्राम होता है, इंजन्स होता है, क्योंकि बेसिक इंजन हम लोग लॉ के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। और इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट जो होता है आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट या फिर आप ऑटोमोबाइल में आप बात कर लो, ये सब कहा जाता है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, उसी का यूज किया जाता है। और क्योंकि आपका थर्मोडायनामिक्स दिया नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिक्कत क्या आ जाता है यहाँ पे। जब मैं आपको कारण बताता हूँ तो आपको समझ नहीं आती कार्बन कहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब उसके पीछे टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में सब तो थर्मो में था। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे चीजें आप लोग को, इसलिए मैं बोला पहले कि डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप बेसिक चीजें तो वो छोड़ ही दी। तो इसलिए आपको क्या करना कि चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसलिए मैं कई बार इस सेशन में क्या आपको एक बार समझाया हूँ। कुछ जो बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन जो आईटीआई वाले हैं वो समझ नहीं आया। बहुत सारे ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया कि सर अब उसको मैं अगर बहुत बेसिक से जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चीजों को मैं बोलता हूँ कि अगर एक बार में समझ ना आए तो आप उसको दोबारा देखिए। और सिंपल सा लॉजिक मैं बोल देता हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत होता तो मेरा नंबर आपको सबको दिया गया है। आप बिल्कुल झिझक ना करें, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्ट कॉल कर ले और अपने डाउट पूछ ले, मैं आपको आराम से बता दूंगा विद हेल्प ऑफ कॉल या जैसे भी हो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक चीज को मैं फिगर डायग्राम के साथ बना रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आता तब मैं बात किया। तो ये रीजन है इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट। जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जिनको भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, सर का नंबर आपके पास, आप डायरेक्टली, हम जैसा कहते हैं कि हमारी जो टीम है चाणक्य टीम, वो मतलब एस्पिरेंट्स के लिए मतलब ईमानदारी से काम करिए। एक होता है ना ईमानदारी से काम करना, कि आपको कभी भी दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, वो आपके लिए अवेलेबल है, आपके डाउट्स के लिए अवेलेबल है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आखिरी में पीयूष सर, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर, बहुत सारे 100% बच्चे जॉब वाले एस्पिरेंट हैं, ठीक है, और उनको फैमिली को देख करके, फैमिली के टाइम निकाल करके तैयारी करना एक टफ टास्क है। आपने भी लंबा समय जॉब के साथ बच्चों को पढ़ाया हुआ है, मैंने देखा है। कैसे उनको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने दिन से 4 घंटे दिन के निकाल करके इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए जॉब के साथ पे? 2 मिनट आपसे जानना चाहूंगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, है ना। आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में तो ये आपका गोल है और इसलिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसमें अब बात रही टाइम मैनेजमेंट की, वो तो देखिए आपको जो प्रिपरेशन आप इसलिए आए भी हो, मान लो अगर टाइम मैनेजमेंट का बात करें, जिस क्लास टाइम हम लोग जब लाइव रहते हैं, लेट्स सपोज कि आप अटेंड नहीं कर पा रहे, बट कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको पर डे का अवेलेबल हो रहा है, आप उसको कैसे भी करके देखिए। अगर मान लीजिए आप दिन भर नौकरी कर ही रहे, तो भाई आप तैयारी फिर क्या है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर कर रहे हो करिए, नौकरी, आपको नौकरी छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप रात में भी मेहनत करिए, रात में करिए मेहनत, 12 से 1 बजे तक आप प्रिपरेशन करिए। यही चीज हम लोग भी करते थे, 1 बजे 2 बजे तक रात तक जगे रहते थे, फिर सुबह सोया, फिर सुबह उठ गया 5 बजे, फिर निकल गया ड्यूटी पे नहा सुना के। तो ये चीज आपका अपना मोटिवेशन होना चाहिए, जो कि है
इसलिए आप आए हो प्रिपरेशन करने में। अब बस यही कहूंगा, अब इतना हार्ड वर्क आप करोगे, कम सोना कम कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको अपना हेल्थ प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए और ये चीज आपको करना होगा। इसी के साथ आपका कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। यही चीज मैं करता हूँ। बिल्कुल लास्ट में अभिषेक सर से जी। अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। बिल्कुल लास्ट में सर अभिषेक सर से जानना चाहता हूँ, आप लगातार आईटीआई एग्जाम्स को पढ़ाते हैं, आप आईटीआई के एटमॉस्फियर से वाकिफ हैं, ठीक है? वहाँ पे आईटीआई बच्चों से लगातार आप जुड़े रहते हैं। लास्ट में 2 लाइन उनके लिए क्या मोटिवेशन आपका होना चाहिए? ठीक है, जो एस्पिरेंट इसकी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, क्या मोटिवेशन के साथ वो तैयारी करें इस वैकेंसी को लेकर के? लास्ट 2 लाइन आपसे जानना चाहते हैं। शायद आवाज़ अभिषेक सर सुन नहीं पा रहे आवाज़। विमल सर? हाँ सर। जी सर, आ रहे हैं। जी। अभिषेक सर लास्ट आप अगर मेरी बात सुन पाएँ मैं रिपीट कर देता हूँ। आप आईटीआई एग्जाम को लगातार पढ़ाते रहें, आईटीआई बच्चों से वाकिफ रहें, वहाँ के एटमॉस्फियर से आप वाकिफ रहें, ठीक है? तो उसके साथ-साथ जॉब के साथ-साथ सर ने बताया कैसे उनको अपना टाइम फ़ॉलो करके, अपना टाइम मैनेजमेंट करके तैयारी करनी चाहिए। मोटिवेशन क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है उनका? किस तरीके से उनको उनके अंदर एक आप मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं? 2-3 लाइन उनके लिए बोलिए ताकि वो उसको सुन कर के थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाएँ और अपनी तैयारी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। जो एस्पिरेंट अभी तक शुरू नहीं करे, जिन्होंने शुरू कर दिया वो और स्पीड गति से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। सर मोटिवेशन के लिए कोई बहुत बड़ी लाइनों की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन अपने माँ बाप का चेहरा देख लें और फॉर्म को उन्होंने भरा है अगर, तो एक कॉपी पर लिख लें कि हमारा जो है रिजल्ट नहीं, सबसे बड़ा अब तक इतनी उम्मीदों के साथ आपने फॉर्म अप्लाई किया, इतनी बेहतरीन जॉब राजस्थान में मुश्किल से निकलती, अगर आपने फॉर्म का किया मेहनत करिए, बहुत बेहतरीन जॉब है और इस जॉब के को सोचिए कि आप इसमें हो जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपके फैमिली में क्या क्या चीजें अच्छी हो जाएंगी, कौन कौन से अगर आप लोग आपसे क्या बोलते हैं फिर क्या बोलेंगे, उस चीज को आप महसूस करके अपने आप में उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं। अभी मैं 2 लाइन बोल दूंगा, आप 4 लाइन बोल देंगे, वो सारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन अपने फैमिली की कंडीशन को देखते हो और खुद के अंदर एक अपना मोटिवेशन लाइन जो कि उनको पढ़ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन ज़्यादा जी। आरपीएससी वाले बच्चों के लिए जो हमारे साथी उनके लिए द स्किल पॉइंट इंजीनियरिंग हब ने एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क जो है वो अपने ऊपर लिया है जो कि बहुत ही मुश्किल था। सच बता रहा हूँ सर, मतलब इतने सारे टॉप अगर 2 टॉपिक उसके लिए उसके उस फील्ड में एक्सपर्ट टीचर, मैंने आपका डेडिकेशन देखा सर जब आपने बात किया हमसे कि सर छोटा सा ही टॉपिक है कॉमन हैंड टूल का, मेरे पास है टीचर करा सकते हैं, लेकिन सर मुझे आपसे ही कराना है। उस प्रकार से और भी जो लोग चाणक्य बैच में मैं देखता हूँ सर, क्लासेस लगातार देखता रहता हूँ, मतलब जो एक्सपर्ट एक ही लेक्चर है उसका, लेकिन वो टीचर आपको चाहिए आपके स्किल पॉइंट में। और सबसे बड़ी बात यही बेस्ट जो भी आप फील्ड में है वो आप छोटा सा छोटा पार्ट कराने को तैयार है। तो बस हम लोगों का साथ और आपका मोटिवेशन देखिए आपको सफलता दिखाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर हमारा मोटिवेशन भी यही है 10 सिविल पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था। जी, बिल्कुल सर। जी, हाँ, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर एस्पिरेंट्स के लिए जी बिल्कुल सर। अपने तरफ से। जी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखिए जो सिविल के हैं, ऑलरेडी सिविल में भी आईटीआई ट्रेड रहता है, मतलब आईटीआई ट्रेड सिविल का भी रहता है। तो जो सिविल के हैं उनको मोटा मोटी ज्यादा कुछ समस्या होगा नहीं, प्रॉब्लम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टॉपिक से अवेयर रहे होंगे। बट जो अदर ब्रांचेस के हैं और आप लोग अगर एग्जाम को फिल किए हैं, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रीम का भी सिलेबस है, ऑब्वियसली आप उन टॉपिक के साथ अवेयर रहे होंगे, सिविल वाले पोर्शन से अवेयर नहीं रहे होंगे। और यहाँ पे जो पोर्शन है वो ऐसा भी नहीं है कि पोर्शन बहुत कम है कि थोड़ा सा 2-4 पन्ना पढ़ा, 10 पन्ना पढ़ा, आपका हो गया। नो, प्रिपेयर डेडिकेटेडली, आपको बहुत अच्छे तरीके से निष्ठा पूर्वक इस पर्टिकुलर सिलेबस को प्रिपेयर करना ही होगा। क्योंकि देखिए हमें नहीं मालूम, अगर प्रैक्टिकली चीज बताऊं तो हमें नहीं मालूम कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस मेंशन है, विभाग ने आयोग ने सिलेबस दे दिया, तो फ्रॉम एनी सिलेबस, फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से वो किसी भी क्वेश्चन अराइज करके दे सकते हैं। तो हमारा प्राइम टास्क है वो यही होना चाहिए कि वी हैव टू कंप्लीट, हमें सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। और आपको खोजने में दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है अगर आप अदर ब्रांचेस के हो, कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बुक में ऐसा भी नहीं है कि कहीं किसी एक पर्टिकुलर किताब के अंदर
आपको पूरा का पूरा ओवरऑल सिलेबस बना बनाया मिल गया है। देयर आर डिफरेंट बुक्स, अलग-अलग मल्टीपल बुक्स हैं, जहाँ से अलग-अलग चैप्टर्स हैं, जिनका कॉम्बिनेशन में आपका सिलेबस बनाया गया है। लगभग मोटा-मोटी सभी ब्रांचेस में यही होंगे, सर आपको गाइड कर देंगे। बट सिविल का तो अगर आप अदर ब्रांच के हैं, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ गाइस, आपको सिविल के लिए तो स्पेशली फॉलो करना चाहिए और सभी ब्रांचेस में यही पैटर्न मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉलो किया गया होगा। तो कंटेंट मैनेजमेंट ओवरऑल करने में अगर दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली यू मस्ट फॉलो द सिविल पॉइंट चाणक्य वी बिल्कुल विल वर्क। हम बहुत मेहनत से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, भूलेंगे नहीं आप चीजों। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं बच्चों की तरफ से आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी चाणक्य टीम है। सर, हम जब कोई बैच लॉन्च करते हैं ना, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम मैक्सिमम बच्चों की हित के बारे में सोचें, है ना? हमारा मोटिव होता है एज़ अ मैनेजमेंट, हम ये सोचते हैं कि कैसे हम उनको बेहतर से बेहतर दे पाएँ। हम अपनी तरफ से कितना बेहतर उनको दे पाएँ, क्योंकि अगर वो हमारे ऊपर, क्योंकि सर कोई भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी होती है ना, वो केवल उनकी फीस नहीं होती, उनकी एक उम्मीद होती है किसी भी इंस्टीट्यूट से कि अगर आप वहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक बेहतर कंटेंट मिलेगा। उन्होंने अपना हमें वक़्त दिया है, वक़्त के साथ पे अपना मतलब एक इमोशन जुड़ा हुआ है कि यार यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अगर मैं पढ़ लूँगा, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका सिलेक्शन केवल उसका करियर नहीं बना रहा, उसके पीछे उसकी फैमिली और जुड़े हुए लोगों के लिए है ना? और अगर वहीं पर हम उन्हें खराब कंटेंट दे दें, तो कहीं न कहीं पे उनके साथ-साथ उनसे जुड़े लोगों का भी ये मौका, ये अवसर उनके हाथ से छूट सकता है। जिस प्रकार अभी सरकारी नौकरी पे कॉम्पिटिशन है, अगर ऐसा अवसर है, सर हमारी यही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ। और हमारे साथ जिस जिस प्रकार से अभी चाणक्य टीम बनी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, इससे बेहतर टीम मतलब इस वैकेंसी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि और कहीं बन सकती है। जितना मेहनत हमारे सारे फैकल्टी कर रहे हैं, हमारे सारे टीचर्स कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? हम तो बस एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये सब्जेक्ट आपको कराना है। हमारा जब शुरुआत में सर मैंने सिलेबस देखा था, मुझे ऐसा लगा था 3-4-5 मतलब टीचरों का काम है, ठीक है? 3-4-5 टीचर्स में हमारा हो जाएगा। पर जैसे-जैसे अपन ने फिर देखे, उसमें छोटा-सा भी सेगमेंट है। हमें लगा कि यार ये फैकल्टी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम चाहते हैं कि छोटा से छोटा सेगमेंट से भी मैक्सिमम जितना शानदार फैकल्टी हम ला सकते हैं उस फील्ड का। जैसे मैंने कहा कि सर सेफ्टी वाला टॉपिक, ठीक है? अब सेफ्टी वाला टॉपिक पढ़ा सकते थे, हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास टीचर्स नहीं। बट दिक्कत क्या है उसके अंदर कि अगर सेफ्टी वाले टीचर केवल जाके आईटीआई का जो पढ़ाई, जो आईटीआई के लिए पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो इससे डेली डील कर रहे हैं, उनको पता है कि इसकी नीड्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो हमने छोटे से छोटे टॉपिक ढूँढ करके हम उन टीचर्स को लेके आग्रह करके लेकर के आए, सर आइए, ये बच्चे बहुत उम्मीद के साथ आएँ। और चूँकि हमारा राज्य मध्य प्रदेश, हम यहाँ मध्य प्रदेश से काम करते हैं, लेकिन अब हम राजस्थान के अंदर गए हैं, तो एक उम्मीद है कि उनके मन में ये नहीं लगना चाहिए कि अगर ये मध्य प्रदेश से हैं, तो कहीं न कहीं कंटेंट में कंप्रोमाइज़ होगा। पूरी हमने मतलब सर यकीन मानिए, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, जितनी बेहतर टीम इस बार चाणक्य टीम है आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और कहीं नहीं मिल सकती है। अगर बच्चे भरोसा करेंगे, तो हम क्या, हमारी पूरी टीम जी जान लगा रही है और कंटेंट इतना शानदार बन रहा है। अगर एक बार वो मेहनत कर ली है 5 से 6 महीने, 110% उनका सिलेक्शन हो सकता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। खैर उत्तम सर, अभिषेक सर और विमल सर तुम्हारे साथ शायद पहली बार बैच में जुड़ रहे हैं। पीयूष पराशर सर, उत्तम सर हमारे साथ 3-4 बैच में, पीयूष पराशर सर जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा चुके हैं। सर आप तो वाकिफ हैं एमबीपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर, एचपीएससी के अंदर हमने कितनी मेहनत करी है और रिजल्ट आपके सामने है, बहुत सारे सिलेक्शन दिए। तो बस यही उम्मीद है सर कि इस बार जितनी मेहनत करें, और आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल, मैं बच्चों की तरफ से बता रहा हूँ, दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? और जो भी चीज़ें वो तो एक साइड की होती हैं, पर जो एक अंतरात्मा से जो आप लोग उनके लिए भलाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे एक धन्यवाद सर, करता हूँ। जी, मैं जी। कुछ बोलना चाहता हूँ जी, सर। बिल्कुल सर। जितने भी मैकेनिकल वाले हैं ना, कभी-कभार उन लोगों को डाउट आता है। जी, जी। लेकिन जब भी वो एमसीक्यू की ओर जाते हैं ना, जैसे सेशन थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है हुँ, हुँ। और एमसीक्यू और आ जाते हैं, तो सबको बहुत मजा आने लगता है कि हाँ बिल्कुल। सर, अब तो सारी चीजें क्लियर हो रहा है। तो जब भी कोई थ्योरी स्टार्ट होता है ना, हुँ, हुँ। तो आप लोग को थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना है, हुँ, हुँ। चीजों को समझना पहले, जब टाइम देना समझने में, हुँ, हुँ। समझने के बाद जैसे क्वेश्चन में जाइएगा ना, तब आपको समझ आएगा हुँ, कि हुँ। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन देगी। कई बार ऐसा मैं देखा हूँ हुँ, हुँ। कि सर बहुत ज्यादा थ्योरी खींच रहा है, हुँ, या हुँ। सर समझ नहीं आ रहा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। हुँ, हुँ। और जब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उन लोगों को वर्कबुक देता हूँ, तब लगता है कि सर अब मेरे को समझ आ रहा, हुँ। क्वेश्चन वगैरह लग रहा, वर्कबुक से लग रहा। तो हुँ, हुँ। आपको अच्छे से पहले थ्योरी को पढ़ना है। हुँ। थ्योरी में हड़बड़ा नहीं कि सर जल्दी करिए, टाइम जा रहा है, सर टाइम जा रहा है, ज़्यादा मत कीजिए, नहीं। हुँ, हुँ। जितना अगर मैं किसी टॉपिक में अगर टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब उसका इम्पोर्टेंस है। हुँ, हुँ। अगर वो चीज़ आप नहीं समझोगे, तो हुँ। आगे चलकर दिक्कत आएगी। फिर वहाँ पे अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे, सर आगे बढ़िए, हुँ, तो हुँ। फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बिल्कुल। जिसमें टाइम दिया जा रहा है, उसमें आप टाइम दो और अच्छे से पढ़ो। उसके बाद वर्कबुक लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन में अगर कहीं भी फँसिएगा, कोई भी रहे, एई लेवल का क्या, एई लेवल का क्वेश्चन अगर लग जाएगा, तो मेरा थ्योरी आप अच्छे से पढ़ोगे, समझ जाओगे, तो एई जेई का लेवल हर एक जगह जो टॉपिक पढ़ाया गया, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएगा। ऐसा हुआ भी है, हुँ, हुँ। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया, सब लगा है। तो आप लोगों को बस शब्द से थोड़ा काम लेना है, हुँ, हुँ। चीज़ों को समझना है और क्वेश्चन करना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों को मैं बस जो एस्पिरेंट्स हमारे यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप जितने भी हमारे टीचर्स हैं,
बस उनकी बात पर आँख बंद करके भरोसा कीजिए। निश्चित तौर पर ये एक बात मानिए कि वो आपके लिए अंतर आत्मा से काम कर रहे हैं, कंटेंट के मामले में, ठीक है? हम तो लगे हुए हैं, हमारे जो टीचर्स आपके सामने खड़े हैं, वो आपके लिए भलाई के लिए दिन-रात लगे हुए हैं। तो अगर आप उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके दिए हुए कंटेंट को सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन 100